हम लोगों को? हर सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो पब्लिक फाइनेंस हो, चाहे वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, सबके अलग अलग हैं और इन सबको मिलाकर ही पूरा इंडियन इकोनॉमी बनता है। अब इसमें सबसे पहला हम लिख देते हैं यहाँ पर कंजप्शन, फिर लिख देते हैं हम प्रोडक्शन, फिर लिख देते हैं हम एक्सचेंज, फिर लिख देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन और फिर लिख देते हैं हम फाइनेंस। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड इन द 5 पार्ट्स। अब हमने इसमें एक नंबर नहीं लिखा होगा, नंबरिंग हमने नहीं की, ठीक है? नंबरिंग है इसमें? नहीं है। नंबरिंग आप लोग बताइए जरा, पहले क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन, दूसरे पे कंजप्शन, तीसरे पे डिस्ट्रीब्यूशन, चलो चौथे पर 4th पॉइंट फाइनेंस, ठीक है? ये आप आवाज नहीं बेटा, नो साउंड प्लीज। सहमत है? क्या होना चाहिए? पहले फाइनेंस, फिर प्रोडक्शन, गुड, ठीक? ये आप लोगों की राय है, ठीक? अब आप खड़े हो, आराम से कूल होके खड़े हो। अब आपको मान लीजिए आप कोई ऐसी इंटीरियर जगह चले गए और आपने वहां पर अपना बिजनेस करने का कोई प्लान बनाया, ठीक है? आप गए, आपने स्टार्टअप के थ्रू बैंक से लोन ले लिया और आपने सपोज ब्रेड की अपनी एक फैक्ट्री कहीं इंटीरियर में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपने डाली और मैन पावर ली, छोटी मोटी जो भी मशीनरी थी उनका भी आपने यूज़ किया और आपने पहले दिन 1000 ब्रेड बना डाली, ठीक बेटा? जब आप उन 1000 ब्रेड को बाजार में बेचने के लिए गए तो आपको पता चला कि जिस बाजार में या जिस एरिया में हम बेचने आए हैं वहां की टोटल पॉपुलेशन केवल 100 है। मतलब आप प्रोडक्ट ले गए 1000 और वहां पर जो डिमांड है उसकी वो 100 है। इस तरीके से अगर आप फैक्ट्री चलाएंगे तो आपकी फैक्ट्री विद इन कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। तो अब बताइए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसमें जो लिखा है उसमें बताइए, कंजप्शन। सबसे पहला पॉइंट होगा कंजप्शन, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मार्केट में डिमांड क्या है, लोगों का उपभोग कितना है, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है। पहले क्या हुआ, आपने देखा कोविड का दौर आया, मास्क की कहीं कोई डिमांड नहीं थी और एक ऐसा आइटम जिसे लोग बहुत कम यूज करते थे, सैनिटाइजर, ठीक है? जैसे ही डिमांड बढ़ी कई सारी एमएनसी कंपनियां भी इसी में कूद गई और उन्होंने क्या किया, डिमांड को देखते हुए, कंजप्शन को देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो दूसरा क्या होगा, कंजप्शन इज द बेस ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंजप्शन, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन देख लिया, जब किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो जाता है तब वो वस्तु कमोडिटी कहां जाएगी, मार्केट में। तो एक्सचेंज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्केट। मार्केट से उन वस्तुओं का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में पहले थोक व्यापारी के यहाँ, फिर फुटकर व्यापारी के यहाँ, फिर विक्रेता के यहाँ, फिर वहां पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, और तब जाकर अंत में जाकर हमको क्या मिलेगा, फाइनेंस। बात समझ में आ गई? तो कंजप्शन इज द बेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक? अब दूसरा प्रश्न उठता है, कंजप्शन है क्या, व्हाट इज कंजप्शन? उपभोग किसे कहते हैं?
आप लोगों ने एक शब्द और सुना होगा जिसका नाम है यूटिलिटी। कंजप्शन और यूटिलिटी सेम है या इन दोनों में डिफरेंस है? कंजप्शन या यूटिलिटी सेम है या इन दोनों में डिफरेंस है? बताओ बेटा, पता है? नहीं पता, अभी आपको आ जाएगा, परेशान मत हो। सपोज आपको फीवर है, ठीक है, और आपने एक टैबलेट ली, मान लीजिए डोलो 650 ली, ठीक। जब आपने डोलो 650 mg आपने खाई, दिस इज कंजप्शन। लेकिन डोलो की खाने के बाद यदि आपका फीवर उतर गया, ही इज कन्वर्ट टू द यूटिलिटी। तो कंजप्शन की जो डेफिनेशन इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए, संतुष्टियां दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंजप्शन हम उनका करते हैं जिनको हम सीधे खा सकते हैं, इनडायरेक्ट जस्ट लाइक एज ए मनी। मनी को हम डायरेक्ट कंजप्शन तो नहीं कर सकते, उसके द्वारा हम वस्तुओं को खरीदते हैं। तो मनुष्य की इच्छाओं की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग उपभोग कहलाता है। माइनर्स आर डिफरेंट। कंजप्शन में हम केवल कमोडिटी को क्या करते हैं? यूज करते हैं, केवल यूज किया आपने, ठीक है, उसके आउटकम्स पर नहीं जाते हैं। और जैसे ही हम आउटकम पे चले गए, ही इज कन्वर्ट टू द यूटिलिटी, वो उपयोगिता में बदल जाती है। तो फिर उपयोगिता की डेफिनेशन क्या कहती है? मनुष्य की, जो भी व्यक्ति उपभोग करता है, उपभोग करने से व्यक्ति को जो संतुष्टि मिलती है वो क्या कहलाती है? उपयोगिता। अब आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंजप्शन एंड यूटिलिटी, तो आप बताएंगे सर कंजप्शन में केवल हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उसके आउटकम पर नहीं जाते, और जब हम आउटकम पे चले जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूटिलिटी। ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होगा हम एडवांस पढ़ा भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अब कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस और आर्ट और बोथ, अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है या दोनों है? तो कितने बच्चे सहमत हैं कला है या विज्ञान या दोनों? कैसे है ये बताइए। ये आंसर तो सभी लोग दे देंगे सर दोनों है, कैसे? शायद लास्ट लेक्चर में आप थे ना। हाँ, तो इकोनॉमिक्स दोनों का पार्ट है, क्योंकि साइंस किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स। और इकोनॉमिक्स किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल कैसे? यूनिवर्सल। जब भी कोई चीज फेंकेंगे नीचे की ओर जाएगी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सुबह दोपहर शाम रात जब भी फेंकेंगे। इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल, यूटिलिटी उधर आया था इसलिए मैंने इसका नाम लिया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, उसकी हर नेक्स्ट यूनिट से उसे मिनिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। मान लीजिए ये बच्चा है, इसको रसगुल्ले खाने का शौक है, इसने जब पहला खाया उसे बहुत टेस्ट आया, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर 10वां, फिर 50वां, कंटिन्यू खिलाते रहिए, तो हर अगली यूनिट से मिनिमम, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पर उसका जो सेटिस्फैक्शन पॉइंट है वो फुलफिल हो जाएगा, मतलब जब उसका पेट भर जाएगा। तो वहां पर जब उसका पेट भर जाएगा तो वहां पर उसकी यूटिलिटी बिल्कुल खत्म होने की कगार पे होगी, और उससे ज़्यादा खाओगे अगर आप तो यूटिलिटी निगेटिव मिलने लगेगी, आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने की व्यवस्था हो जाएगी। बात समझ में आई? चाहे सुबह खाइए, चाहे आधी रात को खाइए, जो भी आप नेक्स्ट यूनिट खाएंगे, जैसे पिज़्ज़ा खाएंगे, हर अगली यूनिट से उसे मिनिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इकोनॉमिक्स दोनों का पार्ट है। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया कंजप्शन किसे कहते हैं। कंजप्शन में भी फास्ट कंजप्शन और स्लो कंजप्शन। अब मान लीजिए क्या नाम पूछने बेटा? विशाल। विशाल को भूख लगी थी बहुत तेज। जब बहुत तेज इनको भूख लगी तो इन्होंने क्या किया, रास्ते पे गाड़ी से जा रहे थे, रुका, एक दुकान थी, वहां पर इन्होंने कुछ खा लिया और इसके बाद इनका पेट भर गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फास्ट कंजप्शन। ठीक। स्लो कंजप्शन, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मान लीजिए जीन्स पहने हुए हैं, घड़ी पहने हुए हैं,
चश्मा पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं, क्या ये सारी चीजें एक दिन में खराब हो जाएंगी? इनकी यूटिलिटी कैसे कम होगी? धीरे 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 धीरे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्लो कंजप्शन। फास्ट कंजप्शन, स्लो कंजप्शन। कंजप्शन आपका एक जनरल हो गया। फिर इसी में एक चीज आती है, कई जगह क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिफरेंस कर्व? उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं? इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? तो एक छोटा सा फिगर है, ये समझ लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं एग्जांपल्स में आपको फिगर भी दे दिए जाते हैं। ये x गुड हो गया, ये y गुड हो गया, और ये आपका बन गया इंडिफरेंस कर्व। ठीक, और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको और थोड़ा सा डिटेल कर दिया। कॉम्बिनेशन ले लिए A B C D, x है उधर, इधर y है, ठीक है। ये जो आपका कर्व ड्रा हुआ वो आपकी इस टेबल से ड्रा हुआ। मान लीजिए एक कंज्यूमर है और उसके पास मात्र मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक, और वो 100 रुपए उसे दो वस्तुओं पर खर्च करने हैं, दो गुड्स हैं, कौन कौन से? एक्स और वाई। अब वो क्या करता है, मान लीजिए एक तरफ आम है, एक तरफ संतरा है, दो है। उसने पहली बार आम खाया, कितने आम खाए? एक आम खाया, और संतरे का 9 संतरे लिए, उसी 100 रुपए। जब आम खाया तो आम उसे काफी पसंद आया, ठीक है, तो उसने क्या किया, अगली बार आम की 1 यूनिट को बढ़ा दिया, ठीक, पैसे उतने ही थे। अब आम की यूनिट को बढ़ाने के लिए उसे संतरे की कितनी यूनिट का सैक्रिफाइस करना था? आम अच्छा था, उसका मन हुआ एक सर और खाए, तो उसने 1 यूनिट और बढ़ा दिया। अब उसे कितना सैक्रिफाइस करना था? और अच्छा लगा, अब उसे कितना, ठीक, एक्स वाई। अब देखो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन बी हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन डी हो, कॉम्बिनेशन का मतलब 8 + 9 2 + 6 3 4 + 3, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, इनके ईच कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तभी तो परचेज कर रहा है। भाई कंज्यूमर क्या करना चाहता है? जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही काम आप लोग करते हो। अब क्या हुआ, इसी को देखकर हमने ये कर्व बना दिया, ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 1 2 3 4 लिख लो, यहाँ पर इसकी ले लो, ये कर्व आपका ड्रा हो गया। इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये डेफिनेशन इसके फिगर में ही छिपी है। कितने इंडिफरेंस कर्व है? एक इंडिफरेंस कर्व। डेफिनेशन देखिए, कितने इंडिफरेंस कर्व है? एक। तो एक इंडिफरेंस कर्व कितनी वस्तुएं हैं? दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है। डेफिनेशन देखिए, एक इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है, जिसके ईच कॉम्बिनेशन से, चाहे वो ए चूज करे, चाहे वो बी चूज करे, चाहे वो सी चूज करे, चाहे वो डी चूज करे, जिसके ईच कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को कैसा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? इक्वल। एक इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है, जिसके प्रत्येक संयोग से कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन कैसा है? इक्वल। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। अब इसमें एक चीज और जुड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइस लाइन, कीमत रेखा। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आप लोगों को टर्म्स में बता दें तो बजट लाइन ऐसी होती है। इसका नाम हमने रख लिया, मान लीजिए BL हो गया बजट लाइन, या PL प्राइस लाइन। सपोज आपके जेब में जब 100 रुपए,
ठीक, तो ये आपकी रेंज हो गई। ये बजट लाइन क्या है? आपके जेब में हुए पैसे। ठीक, आप जो भी काम करेंगे या तो इस पर करेंगे या तो इसके अंदर करेंगे, आप इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। अब वो पूछता है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? तो जहां पर प्राइस लाइन को इंडिफरेंस कर टच करता है, आईसी इस पॉइंट कर दिया, तो ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया। अब कंज्यूमर अपने 100 रुपए को इन दोनों वस्तुओं पर इतनी ये लेगा, इतनी ये लेगा और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन को आपने अचीव कर लिया। एग्जाम में कभी कभी फिगर दिए रहते हैं, कई सारे इंडिफरेंस कर्व दिए होंगे, कई सारे होते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ऊंचा उदासीनता वक्र उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि देता है। बात समझ में आई? तो ये इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से आपने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को बता दिया। अब एक बहुत करंट चीज चल रही है, सभी लोग जानते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कॉमन शब्द है, क्लियर है? कॉमन शब्द है। डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है और ग्रोथ किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड में केवल 2 प्रकार की कंट्रीज होती है, सबको पता है। कौन कौन सी? डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। 2 प्रकार के देश विश्व में पाए जाते हैं। एक इकोनॉमिस्ट थी श्रीमती उर्सुला हिक्स, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाइड किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रयोग उन्होंने किया किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रयोग किया उन्होंने डेवलप्ड कंट्री। अच्छा ये बताइए, अभी आपसे हम पूछे भारत में और अमेरिका में कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग? देखा, सब लोगों ने बता दिया, पता चल गया। अब फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अब इसमें बताइए, जेरूसलम और चिली ये 2 देश हैं, इनमें से कौन सा विकसित है, कौन सा विकास है? आप लोगों ने जो ये बातें बताई ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपने प्रिडिक्ट किया, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स में भी हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं 2 चीजें, क्या? एस्टिमेटेड और एक्चुअल। हर साल देश में अर्थशास्त्री ये प्रिडिक्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना होगा, ये क्या है? एस्टिमेटेड। बजट भी एस्टिमेटेड। जब मेट्रो शुरू हुई तब इसका प्रोजेक्ट कुछ और था, अमाउंट सैंक्शन अमाउंट कुछ था, ठीक है, लेकिन जिस दिन ये खत्म होगी उस दिन इसका अमाउंट कुछ और होगा। जो आज किया वो हमने आज जो अनुमान लगाया वो एस्टिमेटेड है, और जिस दिन खत्म होगा वो एक्चुअल है या रियल में है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में यही करते हैं। अब आपने बता कैसे दिया जेरूसलम? ऐसे नहीं, हर चीज को मेजर करने के लिए टूल्स होते हैं। आपको यहां पर बोलना चाहिए सर हम कैसे बता सकते हैं, विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं, कई देश विकसित हैं, कई देश विकासशील है, हमको तो नहीं पता सर कौन से विकसित है कौन से विकासशील है। सर उसके लिए कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे हर चीज को आप किसी ना किसी चीज में मेजर करते हो। आपको बताना चाहिए सर, आप हम आंसर बता देंगे, लेकिन उससे पहले सर आप हमें इन दोनों कंट्री का नेशनल इनकम बताइए, सर आप हमें इन दोनों कंट्री का पर कैपिटल इनकम बताइए, सर आप हमें इन दोनों कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताइए, आप इन दोनों कंट्री का जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बताइए, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बताइए, परचेजिंग पावर पैरिटी कॉन्सेप्ट बताइए, हमें ये 7 टूल्स बताइए। उसको देखकर हम ये बता पाएंगे क्योंकि ये जो देश है ये विकसित है या विकासशील है। नहीं तो फिर राष्ट्रीय आय पढ़ने का फायदा क्या? अगर आप लोग ऐसे ही बता देंगे कि ये देश विकसित और विकासशील है तो फिर नेशनल इनकम फिर पढ़ी क्यों जाए? नहीं पढ़नी, फिर नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है? नेशनल ये हमें क्या बताएगा? ये बताएगा
विश्व के कोई भी देश, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप लोग भी विकास के लिए आए, लेकिन यहाँ पर आपका जो विकास होगा वो आर्थिक विकास नहीं है। हम लोग कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंट्री का कभी भी आप देखिएगा इकोनॉमी कभी ऐसे नहीं होगी, इकोनॉमी हमेशा ऐसे होगी, क्योंकि इकोनॉमी में एक प्रश्न आता है नाइफ इज इक्विलिब्रियम क्या है, छुरीधार संतुलन क्या है। और इकोनॉमी तो हमेशा बढ़ रही है, आप यहाँ बैठे लेकिन देश में पैसा खर्च हो रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमेशा होगा। आप यहाँ लोग बौद्धिक विकास के लिए बैठे, डेवलपमेंट आपका भी होगा लेकिन बौद्धिक विकास होगा। विश्व के चाहे कोई भी देश रहा, जर्मनी, जापान, कुछ भी रहा, हर देश ने अपने समय काल में कभी ना कभी सबसे पहले ये रास्ता चुना और इस रास्ते को चुनते हुए वो यहां पहुंचा। सबसे पहले सब आप लोगों का या सब लोगों का या सब देशों का पहले आर्थिक विकास होगा और विकास के बाद ही वृद्धि होगी। तो अब आपसे पता चल गया विच अप्रोच इज मोर लार्जर, कौन सी अप्रोच ज्यादा बड़ी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, ये बात अलग है कि भाई किसी ने जल्दी पार कर लिया और किसी ने कम समय में पार कर लिया, ज्यादा समय लगा दिया, किसी ने कम समय लगा दिया, ये रहा होगा, लेकिन सबने कभी ना कभी डेवलपमेंट का रास्ता चुना होगा। ये अप्रोच कैसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या क्या देखते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। अब आपसे पूछा जाए ग्रोथ कैसी हुई, तो आप बताएंगे विशाल के पिछली बार 85% मार्क्स आए थे, इस बार 95% मार्क्स आए, ठीक। 85 थे, इस बार 95% आए, कितनी ग्रोथ हुई। पिछले साल 2019-20 में भारत के बजट में कृषि का उत्पादन 263 कुंटल मीट्रिक टन कुंटल था और इस बार 270 हो गया, तो ये 7 बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव चेंज। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, क्वालिटेटिव चेंज। अब प्लस इंस्टीट्यूशनल चेंज। अब क्वालिटेटिव चेंज का मतलब क्या है, हमने तो शब्द बोल दिया सर गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। अब गुणात्मक परिवर्तन है क्या, गुणात्मक परिवर्तन में जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबकी शिक्षा का स्तर क्या है, सब में यहाँ पर स्वास्थ्य का स्तर क्या है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, लोगों के जीवन का जो रहन सहन का स्तर है वो कैसा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सारी चीजें तो इसमें देखी जाएंगी भाई, तभी तो हमारा विकास होगा। कई सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि अगर कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है, आपकी बात को ले रहे हैं कि कई सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि अगर कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक, सहमत है। अब आप इसी बात को हम दूसरी तरीके से कहें, मान लीजिए क्या नाम बेटा आपका, नेहा। तो नेहा हुआ क्या, हमने भी एक बात कही कि भारत में देश की अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो भारत का आर्थिक विकास हो रहा है। मान लीजिए तुम्हारे यहाँ पापा की इनकम बढ़ गई, भाई आपका परिवार है, सपोज वो परिवार एक देश की तरह है, आपके पापा की इनकम मान लीजिए 50,000 थी, उससे 1 लाख रुपए हो गए। लेकिन आपके पापा का नेचर थोड़ा वैसा था, उन्होंने पैसे तो बढ़ गए लेकिन उन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य पे खर्च नहीं किया, वो अपने पास रखे। तो बताओ आर्थिक विकास हुआ कि नहीं हुआ ना, गलत हो गई भाई। उन्होंने पैसा अपने पास रख लिया, उन्होंने किसी को खर्च नहीं किया, बोला नहीं 50 था, तुम लोग वैसे ही रहो जैसे पहले रहते थे, पैसा हमारा बढ़ा इसका मतलब ये नहीं तुम्हें बढ़ा दे, नहीं बढ़ा। तो फिर कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं ये बात गलत थी, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है। अब मान लीजिए परिवार में कितने सदस्य हैं आपके, 6 लोग हैं जैसे। अब मान लीजिए पापा ने कहा ठीक है, पापा को तुमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, उन्होंने कहा नहीं जो मेरी तनख्वाह बढ़ी है अब सब लोगों को हम बराबर बराबर देंगे। तो पापा की आय बढ़ी, उसके द्वारा आपके परिवार के 6 सदस्यों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। अब उसमें दिक्कत ये थी कि तुम्हारे घर के जितने भी लोग थे उन लोगों का जो उपभोग प्रवृत्ति थी, एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, वो बहुत कम थी क्योंकि तुम लोग रिच लोग थे और रिच लोगों की जो एमपीसी होती वो कम होती और जो पुअर पीपुल्स होते हैं उनकी एमपीसी ज़्यादा होती। तो जो तुम्हारे परिवार के लोगों की जो आय बढ़ी लेकिन उन लोगों ने वो पैसा उपभोग पर नहीं खर्च किया,
जब नहीं खर्च किया तो आप लोगों ने क्या क्रिएट नहीं की? डिमांड। उस डिमांड से क्या नहीं बढ़ा? प्रोडक्शन। उस प्रोडक्शन का सीधा संबंध होता है देश की राष्ट्रीय आय से। तो क्या नहीं बढ़ी? देश की राष्ट्रीय आय। क्या कम होने लगी? प्रति व्यक्ति आय। तो बताओ, तुम्हारे पापा की आय बढ़ने से, तुम्हारे परिवार के लोगों की भी आय बढ़ने से, लेकिन देश का आर्थिक विकास नहीं हुआ। यहां भी हम फेल हो गए। फिर कुछ इकोनॉमिस्ट आए, यूएनडीपी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा नहीं ठीक, ऐसा करते हैं कि यदि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है तो देश का आर्थिक विकास होगा। यदि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है तो लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है। अब मान लीजिए आपके घर में सब लोग थे, आय बढ़ी, पर कैपिटल इनकम बढ़ी, और उन लोगों ने वो सारे पैसे खर्च किए अपने उपभोग पर। किसी ने बढ़िया सूट खरीदे, किसी ने खाने का सामान, क्योंकि आपका जितना भी चीजें गई हुई है वो किसी न किसी की आय। बात समझ में आई? आप जो भी खर्च कर रहे हो, आपने कपड़े खरीदे, आपने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया, वो कपड़े वाले की इनकम हो गई। वो कपड़े, आप यहां से गए, अब जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का सबसे बड़ा घाटा क्या है? ई कॉमर्स में जितना भी कोविड के टाइम पे जो बूम किया है मार्केट में, उसका सबसे बड़ा घाटा क्या है? उसने हमारी इफेक्टिव डिमांड को कम कर दिया। पहले क्या था? विशाल कोई बाजार जाता था यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर, तो बोला सर अकेले नहीं जाएंगे, एक अपने फ्रेंड को लेके जाएंगे। अपने फ्रेंड को लेके गया। किससे जाते आप बेटा? बाइक से जाता। तो सबसे पहली चीज इसने किसकी डिमांड कर दी? पेट्रोल की। तो शॉपिंग करने जा रहा था, खर्च उसे करना था शॉपिंग में, लेकिन सबसे पहले उसने 80 रुपए का पेट्रोल डलाया। तो ये किसकी डिमांड हुई? पेट्रोल की। फिर रास्ते में सोचा सर गर्मी बहुत है, पानी की बोतल पी ले, तो 20 रुपए की पानी की बोतल इन लोगों ने पी। वो पानी की बोतल भी क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया, उसकी इनकम हो गई। रास्ते में इन्होंने कुछ खाया, ठीक, मतलब इन्होंने 3000 के कपड़े खरीदने में 500 रुपए का रास्ते भर का ये जो खर्चा किया है, ये भी क्या हुई? एक्सपेंडिचर हो गया। और ये एक्सपेंडिचर ने डिमांड को बढ़ाया। आपको मालूम है, जो देश चाइना एक ऐसा देश है जो आज से लगभग 35 साल पहले, 35 इयर्स पहले, अपना पेट भरने के लिए विश्व से 40% इंपोर्ट करता था, और आज हालात ये है कि विश्व का लगभग 55% वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का झंडा अमेरिका में ना बनकर चाइना में बनता है, क्योंकि वहां पर कास्ट कम आती है। ऐसा क्यों? ऐसा केवल एक कारण से, उसकी जितनी भी कमोडिटीज हैं सब यूज एंड थ्रो। अपने यहां मतलब कैसे आइटम्स है? दो प्रकार के आइटम्स होते हैं, ड्यूरेबल्स आइटम और नॉन ड्यूरेबल आइटम्स। ड्यूरेबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो तुम ये बैठे हो मेज पे, क्या है, चेयर पे बैठे हो। आप कल आओगे, परसों आओगे, रोज यहीं बैठोगे, रोज इसका कंजप्शन करोगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल, दूध, दही, मछली, अंडा, पेट्रोल, इसका एक ही बार आप कंजप्शन कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो नॉन ड्यूरेबल, उन्होंने क्या किया? ऐसे गुड्स बनाए, जितनी भी है ऐसे गुड्स बनाए जिसके कारण उनकी डिमांड प्रॉपर बनी रहे। चाइना का पेन 3 रुपए का आता है, आपने लिखा खत्म हुआ, तुरंत फेंका, तुरंत दूसरे पेन की डिमांड कर दी। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है? ड्यूरेबल्स आइटम है। उन्होंने घड़ी दी थी बाबा ने, पापा पहनेंगे, फिर बेटा पहनेगा, फिर बेटा पहनेगा। 40 साल तक घड़ी की डिमांड ही नहीं क्रिएट हुई। तो कंट्री कैसे आगे बढ़ेगी जब तक यहाँ पर डिमांड नहीं होगा। आदरणीय मोदी जी ने जब प्रवासी भारतीय का सम्मेलन अहमदाबाद में था, तो वहां पर उन्होंने 3D की बात की। 3D प्रवासी में मतलब जो भारत के भारतीय थे जो बाहर रहते थे, उनसे FDI के लिए कहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए कहा। बोला आप, और लोग थे उनसे कहा हमारे यहाँ निवेश करिए। अब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करें। उन्होंने कहा क्यों इन्वेस्ट करें? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ 3D है। बोला क्या मतलब 3D का? बोला पहला मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड, विश्व में सबसे अधिक जननांकिकी लाभांश हमारे देश में। ले लो 15 से लेकर 35, 36, 40 तक सबसे अधिक पॉपुलेशन अपने यहाँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज डेमोग्राफिक डेमोक्रेसी। कोई भी विश्व का देश उस देश में पैसा लगाना अधिक खर्च करता, अधिक अच्छा महसूस करता जहां की सरकार में स्थायित्व हो, मिली जुली ना हो, जो खुद कुछ कर ही ना पाए। बीजेपी की प्रचंड बहुमत सरकार है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। बोला ठीक, वेरी गुड। तीसरे डी का मतलब क्या हुआ? बिग डिमांडेबल मार्केट। आप सर हमारे यहाँ आइए,
हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन करिए और आपको सेल्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ खुद ही इतनी डिमांड है, वो करिए। अब इससे क्या होगा, जब अर्थव्यवस्था में बाहर से पैसा निवेश किया जाएगा, एफडीआई 2 प्रकार का होता है। देखो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई दोनों में अंतर क्या है, छोटा सा अंतर है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में विदेश के लोग, मान लीजिए लड़की जर्मनी चली गई, ठीक है, अब इसने कहा सर मैं तो चली आई हूँ, मुझे इंडिया में शेयर खरीदने हैं, रिलायंस के खरीदने हैं या कई कंपनियों के खरीदने हैं, तो इसने अपना पैसा जो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, इक्विटीज में, वहां से यहां पर लगाया। दिस इज इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब एफडीआई क्या हो गया, एफडीआई हो गया कि आपने विदेश के लोगों को यहां निमंत्रित किया, तो अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ा, सर्कुलेशन में सप्लाई ऑफ मनी। यहां जब आएंगे तो आपको मालूम है टॉप मैनेजमेंट तो उनका आ जाएगा, अधिकारी सारे आ जाएंगे, लेकिन जितना भी लेबर क्लास है और वो तो कहां से रिक्रूटमेंट करेगी, इंडिया से। क्या बढ़ेगा यहाँ, एम्प्लॉयमेंट से क्या क्रिएट होगी, इनकम से क्या क्रिएट होगी, डिमांड से क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन से क्या बढ़ेगा, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से क्या बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम। हम लोग ऊपर की तरफ चल, बात समझ में आई। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस का मतलब, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस, ठीक। अब एक प्रश्न ये उठता है, सर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी चाहें तो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है आपके सामने, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े उद्यमी हैं देश में, तो बहुत ही बड़े बड़े, ये लोग क्यों इतना पैसा नहीं लगाना चाहते, सोचो जरा भाई, ये भी तो लगा सकते हैं ये। वो बेटा इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि एंटरप्रेन्योर का केवल एक ही एम होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। आप जब लोग आगे चलकर आप बिजनेस करेंगे तो आपका केवल एक ही एम है, सर प्रॉफिट कैसे मिले। सरकार का काम क्या है, सरकार जो काम करती है वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए करती है, और उद्यमी अपने हित के लिए काम करते हैं। सरकार जो भी इन्वेस्टमेंट करती है वो लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग रन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर कर रही है। सरकार आप लोगों पर पैसा खर्च कर रही है, जस्टिफाई हो, इसे हम कहते हैं एसओसी, सोशल ओवरहेड कैपिटल, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ ये सब आता है। अब सरकार आप पे पैसा खर्च कर रही है, सरकार को आप क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, लेकिन सरकार को मालूम है आज आप पर किया गया निवेश कल उनकी आय का मुख्य स्रोत है। क्यों, आप में से जब कई लोग अधिकारी बनेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, इनकम, उस इनकम से सरकार को क्या मिलेगा, इनकम टैक्स। तो आगे चलकर आप सभी लोग सरकार के आय कर के मुख्य स्रोत होंगे। जो लोग बिजनेस करेंगे वो अपना अलग टैक्स देंगे, जीएसटी देंगे, मान लीजिए देंगे, तो इसीलिए सरकार लॉन्ग रन को प्रॉफिट में लेकर रखती है। आप सरकार ने 15,000 करोड़ मेट्रो में लगाए, लेकिन सरकार को रिकवरी करने में 10 साल लगेंगे, 25 साल का प्रोजेक्ट हो गया। प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स है, उद्यमी है, वो इतने सालों तक इंतजार नहीं करता, इसीलिए वो निवेश नहीं करता। बात समझ में आ गई। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और हर कंपटीशन में आर्थिक विकास आता है। अब भारत में बात की जाए, सर जैसे आपने कहा ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है पब्लिक के लिए काम करती है, क्योंकि जहाँ प्राइवेट कंपनियां वो अपने फायदे के लिए सोचें, तो सरकार ये सब प्राइवेट क्यों कर रही है, ट्रेन वगैरह, इंडियन एयरलाइंस वगैरह, तो प्राइवेट। आप देखो, जहां तक बेटा इसका प्रश्न है, आप लोग जब पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस में जब सब्जेक्ट मैटर है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप एक कॉमन आदमी, सपोज आप ये हो, आप सबसे पहले बेटा क्या देखते हो, अपनी इनकम देखते हो। अपनी इनकम के बाद तुम क्या बनाते हो,
कितने दिन का? ये मैंने मंडे टू 30 डेज। ठीक है, जैसे हमने आपकी बजट लाइन बताई थी उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक, गवर्नमेंट जस्ट उल्टा करती है। गवर्नमेंट सबसे पहले क्या देखती है? अपने एक्सपेंडिचर। उस एक्सपेंडिचर के लिए सपोज इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर आया 1000 CR आया। इसको कवर करने के लिए सरकार क्या लगाएगी? टैक्स। तो पब्लिक रेवेन्यू का केवल एक सोर्स होता है, क्या? टैक्स। टैक्स से सरकार को कितनी इनकम हो गई? आपको मालूम है वर्तमान समय में भारत की लगभग आबादी 135 करोड़ के ऊपर है और भारत में आयकर देने वालों की संख्या लगभग 10 करोड़ है। आप रेस्टोरेंट चलाइए, 135 लोग आपके घर में आए, आपके होटल में आए, उसमें 10 लोग केवल भुगतान करें, बाकी 125 बिना खाए चले जाएं, तो आप क्या सर्वाइव कर सकते हैं? सरकार चला पाएंगे? जब 135 करोड़ की आबादी में सरकार को केवल 10 करोड़ लोग आयकर देते हैं, सरकार कैसे चलेगी? तो इनकम टैक्स कभी भी सरकार की आय का मुख्य स्रोत नहीं रहा। अब आप समझ गए? कभी रहा है? नहीं रहा है। सरकार को सबसे अधिक टैक्स जीएसटी से पहले 17 के 1 जुलाई 2017 से पहले इनडायरेक्ट टैक्स से मिलता है। अगर एक भिखारी लाइकवाइज साबुन का प्रयोग कर रहा है तो उस पर भी जो 10 रुपए का 15 रुपए का जो खरीद रहा है उस पर भी लिखा है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस से लेकर जो भी कमोडिटी, जितने भी पैकेजिंग गुड्स है जो भी दे रहा है उस पर वो सरकार को क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। तो समझ लो अब 135 करोड़ आदमी, ये लोग तो रोज नहाएंगे, रोज खाएंगे, सब चीजें करेंगे रोज, तो इनका कंजप्शन से टैक्स कितना मिलेगा? इनकम टैक्स से कितना मिलेगा? अभी आगे बताता हूँ, चलता हूँ। टैक्स से 700 हो गया। अब कितने चाहिए थे? 1000 कम पड़ गए थे। अब सरकार क्या करती है? ऋण लेती है 300 CR। क्यों? अगर दोबारा टैक्स तो लगा नहीं सकती व्यक्ति पर, एक ही बार नहीं दे रहा दूसरी कहां से देगा? अब सरकार क्या करेगी? 300 करोड़ का ऋण लेगी। जब वो ऋण लेगी तब उसके पास 1000 CR हो जाएगा और तब उसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वो बजट बना। ठीक है, अब उसने बजट बना दिया। अब सरकार का जब बजट ही डेफिसिट है, घाटे का बजट है, जब सरकार के पास आय के स्रोत ही नहीं है, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, बेटा आप क्या करोगे? सरकार तो क्या करे बताइए? जब सरकार के पास पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था तेजी से, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप ही लोग सरकार के आय के स्रोत हैं। आप ही जो कमा के दोगे सरकार उसी से खर्च करेगी। जब सरकार को इनकम टैक्स नहीं मिल रहा, कर चोरी हो रही है, तो सरकार कैसे आगे करे? तो सरकार क्या कर रही है? भाई तुम्हारे पास आवश्यकता है, पैसे नहीं, तुम अपनी एसेट्स बेचोगे, क्योंकि हमें अपने फिजिकल, क्योंकि लगातार बढ़ता हुआ फिजिकल डेफिसिट भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब है। अब उस फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, सबसे बड़ा क्या होता है? राजकोषीय घाटा। याद रख लो, सबसे बड़ा, नाम ही सबसे बड़ा है, राजकोषीय, इंग्लिश में फिजिकल है, सबसे बड़ा है राजकोषीय घाटा। अगर प्रश्न है बजट में सबसे बड़ा कौन सा घाटा होता है, तो नाम ही सबसे बड़ा है राजकोषीय। सबसे छोटा कौन सा होता है, तो नाम ही सबसे छोटा है प्राथमिक। प्राइमरी घाटा सबसे कम, राजकोषीय घाटा सबसे अधिक। कभी भी मैचिंग आ जाए, जो अमाउंट सबसे बड़ी वो फिजिकल डेफिसिट, जो सबसे कम वो प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ में आई? इसलिए सरकार, अब ये हो गया। अब इसमें दो चीजें और आई, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। हिंदी में कहते हैं कराघात व करापात। ठीक, कराघात व करापात। अब कराघात, ये एक सपोज एक व्यक्ति और ये है टैक्स बर्डन। ठीक, और सपोज ये है आपकी फेवरेट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये टैक्स बर्डन जो था इस व्यक्ति पर लगाया। सपोज ये विशाल है, विशाल वो गन्ने से चीनी बनती है ना, तो चीनी की, शुगर की इसकी एक अपनी फैक्ट्री है, चीनी की एक फैक्ट्री है। ठीक है, अब सरकार ने ये जो टैक्स बर्डन है इसकी शुगर पर लगा। अब
इसको तुरंत तो इसी को देना पड़ेगा, तुरंत इसका बर्डन कौन बियर करेगा? सरकार को पेमेंट करना है, इसने उठा के पेमेंट कर दिया। तो जिस व्यक्ति पर टैक्स का सबसे पहला भार गिरता है उसे हम करा घात कहते हैं, और जिस व्यक्ति पर कर का अंतिम भार पड़ता है उसे हम करापात कहते हैं। अब दुख तो इसको बहुत हुआ, लेकिन इसको सरकार को देना, और इन दोनों के बीच की स्थिति को कहते हैं कर विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन। कर विवर्तन दो तरफ होता है, कहां? फॉरवर्ड आगे की ओर और पीछे की। ठीक, आगे की ओर में हम लोग कहां जाएंगे? थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और विक्रेता। अब क्या हुआ, जो विशाल को यहां पर इसने जो टैक्स बर्डन दिया, पहले तो इसने पेमेंट कर दिया तो वो हो गया इम्पैक्ट। अब आया वो यहां, इसने उठाकर ये आगे की ओर शिफ्ट किया और सबसे पहले इसने इम्पैक्ट लगा दिया थोक, राइट? थोक व्यापारी को उसने पूरा उठा के ट्रांसफर कर दिया, और अपना जो बर्डन था, मान लीजिए 100 रुपए किलो चीनी थी, 20% टैक्स लगा, तो वो तो उन्होंने पे कर दिया, लेकिन इसने क्या किया, चीनी की कीमत ही 120 कर दी थोक व्यापारी के लिए। तो थोक व्यापारी को कितने पे करने पड़े? 120। थोक व्यापारी ने क्या किया, जो इसने बियर किया था उसने उठा के डाल दिया किस पर? फुटकर व्यापारी। ठीक, फुटकर व्यापारी ने किया वो वसूल लिए। अब आपसे पूछा जाए इसमें जो करापात है वो किस पर पड़ा? तो ये ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, आगे की ओर। अब कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम फॉरवर्ड ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्या बोलते हैं बेटा? राहुल, कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि आप उस चीनी की कीमत को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। कैसे मालूम है? समझो, बाजार में सपोज चीनी की कीमत 125 रुपए किलो, ठीक, ये प्रोड्यूसर थे, ये 90 में बनाते थे, इन पर टैक्स इंपोज हो गया, इन्होंने चीनी की कीमत 120 कर दी, 115 कर दी और आगे की तरफ शिफ्ट कर दी, और थोड़ा ये बढ़ाएंगे तो 125 इनका हाईएस्ट लिमिट है, इसके आगे ये प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों? हमारी होगी सर, कोई के पास जाएगा नहीं। हाँ? इससे इसलिए नहीं बढ़ा पाएंगे, 125 रुपए बाजार में मिल रही है, अगर तुमने 130 कर दी तो तुम बाजार में कंपटीशन से बाहर हो। आप लोग जाते होंगे शॉपिंग करने, मोबाइल लेने, टीवी, जो भी आप लेने जाते होंगे, उसमें देखते होंगे, मान लीजिए 6 कंपनियों के पंखे लगे हैं, टीवी लगी है, तो एक का प्राइस 8000, दूसरे का 8200, किसी का 8500, 9000, बस यही रेंज होगा, यही रेंज होगी। ऐसा नहीं होगा एक 8000 दूसरे 40000। क्यों? क्योंकि जिसने अपनी प्राइस को जैसे ही ऊपर किया वो मार्केट से बाहर। सर सारे लोग मिल करके बढ़ा दें। क्या? सारे लोग मिल करके, उसे बेटा कार्टेल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेल। कार्टेल में होता क्या है, जैसे तुमने अपना रिक्शा लिया, एक नया ये रिक्शा चल रहा है, परेड से लेकर घंटाघर तक लिया, तुमने कहा सर मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मुझे तो पता है, मैं तो सवारी में कभी बार्गेनिंग ही नहीं करता हूँ, जो दे देते हैं मैं रख लेता हूँ। तुम्हारा ये आचरण बहुत जल्दी फैल गया, जो भी आए तुम्हारे रिक्शे पे बैठे और स्टेशन चला गया। ये बात जब पूरे व्यापार मंडल को, जितने भी रिक्शा यूनियन उनको पता चली, वो सब तुम्हारे पास आ गए, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हम हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? वो यही कहेंगे। अब वो मालूम, या तो तुम्हें बाहर कर देंगे या फिर बनाएंगे कार्टेल। कार्टेल में ये होगा, कोई भी रिक्शा परेड से अगर घंटाघर की तरफ जाएगा तो उसका मिनिमम चार्ज 20 रुपए है, चाहे आप ले जाओ, चाहे आप ले जाओ, चाहे आप ले जाओ, उससे नीचे कीमत पर आप बाजार में नहीं तो आपको बाजार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आप जाइए, कभी कभी सब्जी वालों में भी ये होता है, आप जाइए, बोला हाँ इतनी महंगी कम कर लीजिए, नहीं आप ले लीजिए। उन्हें पता है कार्टेल बन चुका है, जितनी भी सब्जियों की दुकान है, जो भी कमोडिटी है, चाहे वो मटर ही हो, सारी मार्केट में एक प्राइस पे हो।
तो इसे कहते हैं कार्टेल। ये लोकल लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। एक आपने नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन। 28 या 29 देशों का ये संगठन है, इसने अपना इंटरनेशनल कार्टेल बना रखा है और इन सारे देशों ने एक मुद्रा यूरो को अडॉप्ट कर लिया है। एक मुद्रा यूरो को अडॉप्ट कर लिया है और नो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर, किसी भी देश के बीच में कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, कहीं भी जाओ कहीं भी बेच जाओ, उन्होंने यूरो को अडॉप्ट कर लिया। तो ये कार्टेल की स्थिति होती है। बात समझ में आई? अब वापस आते हैं शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन। आगे की ओर हो गया, अब 125 से ज्यादा तो बेच नहीं सकता अब, लेकिन अब भी उसे शिफ्टिंग करनी है। ठीक है राहुल, अब तुम आगे नहीं जा सकते, आगे की तरफ टैक्स नहीं शिफ्ट करते, अब तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ में क्या करोगे? अब आप पीछे की तरफ भागोगे, तो आप पीछे की तरफ जब भागोगे तो क्या करोगे? वेजेस कट, मजदूरी कटौती। सिद्धांत पीगू का, पीगू एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है, उन्होंने मजदूरी कटौती का सिद्धांत दिया। अब हम पीछे की तरफ, आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि प्राइस जैसे ही इसके बाहर हुई, हम कंपटीशन से बाहर, बोला क्या करो? बोला मजदूरी कटो, मजदूरी ज्यादा मिल रहा है जो भी तुम्हारी फैक्ट्री में काम कर रहा है। यहां पे भी अगर नहीं रुका, जो तुमको रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, जैसे फार्मर्स, मतलब गन्ना वाले जो हैं, अब तुम क्या करोगे? उनकी सप्लाई को कम करोगे। तो ये हो गया पीछे की ओर, ये हो गया आगे की ओर। याद रखना, जब भी आपका एग्जाम में आए और पूछे फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसा है ये है, और यहां से शुरू हुआ और यहां पर जाके खत्म हुआ, ये पूरा प्रोसेस शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन कहलाता है। कराधान वहां शुरू हुआ, कराबाद यहां हुआ, और ये टोटल बीच का जो प्रोसेस होता चल रहा है, ये है शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, कर विवर्तन। ठीक है? बाबू